चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं रूल्स। ओके, तो ये रूल नंबर 42 है ना, क्या बोलता है देखो, मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस। तो यहां लिख लो आप कैपिटल गुड्स नहीं, ओके, तो कैपिटल गुड्स के लिए है रूल 43, काफी लंबा रूल है ये 42 अभी, और 43 हम बाद में देखेंगे कैपिटल गुड्स के लिए। ओके, एंड रिवर्सल देयर ऑफ, और फिर उसका रिवर्सल कैसे करना, ये कहां दिया है, रूल 42 में, सीजीएसटी। तो अब ये काफी लंबा है, तो मैं आपको एक काम करता हूं, पहले स्कीमेटिक फॉर्म में इसको समझा देता हूं, अदरवाइज फिर आपको बहुत भारी लगने लगेगा, है ना। अगर मैं पूरी थियोरी पढ़ने जाऊंगा तो आपको बहुत परेशान हो जाओगे आप। तो पहले मैं इसको समझा देता हूं आपको, फिर थियोरी देख लेंगे उसको। ओके, तो देखो क्या होता है, देखो सबसे पहले ये इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज, इनपुट और इनपुट सर्विसेज है। ओके, ये इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे कुछ जीएसटी लग के आया होगा, लेट्स से 10,000 का जीएसटी लग के आया। ओके, इसमें सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा, आईजीएसटी होगा, सब अलग अलग कैलकुलेशन होंगे, लेकिन अब हम समझने के लिए इसको सिर्फ जीएसटी लिख लेते हैं। ओके, तो जीएसटी 10,000 का। अब इसमें से कुछ जो सप्लाई वो जीएसटी होगा, ये जो जीएसटी 10,000 का है, इसमें से कुछ जीएसटी ऐसा होगा जो सिर्फ इनपुट, जो इनपुट पे जीएसटी लग के आया हमको, वो जीएसटी केवल ऐसे आउटपुट सप्लाईज के लिए लगा जो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है। मतलब आप मान के चलो कोई इनपुट लाए और वो इनपुट पे ये 10,000 रुपए का जीएसटी आया या इनपुट सर्विसेज पे, राइट, एक्सक्यूज मी, ये 10,000 रुपए का जीएसटी आया, और ये 10,000 रुपए का जीएसटी ऐसा होगा कि ये इनपुट आपने क्या किया कि इसमें से कुछ इनपुट सम इनपुट्स आपने ऐसे पर्पस के लिए यूज किया जो कंप्लीटली जिससे एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट बन रहे, राइट, या फिर जो कंप्लीटली जिससे आप क्या बना रहे हो, जिससे कंप्लीटली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। तो ये इनपुट जो लाए थे आपने, ये इनपुट या इनपुट सर्विसेज ऐसे ली, जिस इनपुट या इनपुट सर्विसेज से या तो कंप्लीटली आपके एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट बने, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड बन गए, या कुछ इनपुट आपने ऐसा यूज किया जो पूरा नॉन बिजनेस पर्पस के लिए चले गए। तो ये जो एग्जेम्प्टेड पे गए या नॉन बिजनेस पे जो आपका इनपुट गया, उस इनपुट का जो जीएसटी है, जो इनपुट कहां गया है बेटा, ये कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड या नॉन जीएसटी पे गया, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, कैसे मिलेगा, क्योंकि वो तो कंप्लीट एग्जेम्प्टेड पे गया या कंप्लीट नॉन बिजनेस पर्पस के लिए गया। या फिर ऐसा भी कुछ इनपुट हो सकता है ये अमाउंट में जो एलिजिबल ही नहीं है, मतलब जैसे मोटर कार वगैरह हमने देखा पिछले लेक्चर, तो जिसके ऊपर क्रेडिट ही नहीं मिलता है, नॉन एलिजिबल है, इनएलिजिबल है इनपुट, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उस जीएसटी को, जो वो जीएसटी रहेगा, उस जीएसटी को हमको पहले अलग करना पड़ेगा। ओके, तो देखो ये जो जीएसटी है इसको हम अलग कर देते, जितना जीएसटी इनके ऊपर गया। तो नंबर 1, एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। दूसरा हो सकता है एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, और तीसरा हो सकता है बेटा नॉन एलिजिबल क्रेडिट, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, ब्लॉक्ड क्रेडिट भी बोला था। ऐसा भी हो सकता है। तो मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पे हम नॉन बिजनेस पे जितना 10,000 में से मान के चलते 2,000 का नॉन बिजनेस पे गया, फिर 1,000 का एग्जेम्प्ट सप्लाईज पे गया और 500 रुपए का गया
जो इनएलिजिबल था, मतलब जिसका क्रेडिट ही मिलने वाला नहीं था। तो ऐसा टोटल 3500 का जो क्रेडिट है वो हमें कभी मिलने ही वाला नहीं था। ओके, तो इनको एक डिनोमिनेशंस दिए उन्होंने। तो जो नॉन बिजनेस पर्पज के लिए गया उसको T1 बोलेंगे, जो एग्जिम्प्टेड पे गया उसको T2 बोलेंगे, और जो इनएलिजिबल है उसको T3 बोलेंगे, इनएलिजिबल। अब देखो, अब क्या हुआ कि ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट कौन सा वाला क्रेडिट है बेटा? ये क्रेडिट जो हमें, जो टोटल जीएसटी का क्रेडिट है हमारे पास, ये दिस इज टी। ये जो टोटल क्रेडिट है, ये टोटल क्रेडिट में से ये T1, T2 और T3 हम ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो या तो नॉन बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो गया क्रेडिट, उसका जो इनपुट था वो नॉन बिजनेस पर्पज के लिए गया तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, या फिर एग्जेम्प्टेड आइटम पे चले गया, या फिर इनएलिजिबल क्रेडिट। तो अब जो बचा वो क्रेडिट हम ले सकते, दैट इज वी कैन कॉल इट एज क्रेडिट अवेल्ड। ये क्रेडिट हम ले सकते। अब कितना क्रेडिट अवेल्ड बचा है देखो, 6500 रुपीज, जिसको मैं बोलूंगा C1, और ये C1 अब आपके चले जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट, ये C1 चले जाए। अब देखो, इतना क्रेडिट आप ले सकते हो। अब ये जो C1 है, ये C1 में भी कुछ क्रेडिट ऐसा गया है बेटा, जो क्रेडिट स्पेसिफिकली टैक्सेबल गुड्स यूज करने के लिए गया होगा, है ना? तो आपने जो इनपुट लाए उससे सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल गुड्स बने, सिर्फ टैक्सेबल, तो उसका पूरा क्रेडिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो इनपुट आए उसका, इनपुट का हिस्सा आपका सिर्फ टैक्सेबल गुड्स बनाने के लिए गया, तो उसका क्रेडिट हम लोगों को मिल जाएगा। तो हम उसे लिख देते टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हुआ क्रेडिट, ऊपर लिख देते एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया बेटा? एक्सक्लूसिवली यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई। और इसमें इंक्लूड है, आपको मालूम है, जीरो रेटेड सप्लाई भी, जीरो रेटेड सप्लाई। ये एक्सक्लूसिव, ये जीरो रेटेड मतलब कौन सा हो गया बेटा? ये जीरो रेटेड मतलब जो एक्सपोर्ट वाला है, मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट के केस में डबल बेनिफिट है, तो आपको ये क्रेडिट भी मिल जाता है पीछे का, और सामने भी टैक्स नहीं लगता है। तो ये दोनों हम इंक्लूड करेंगे। तो मान के चलो ये टैक्सेबल पे गया है 2000 रुपए का क्रेडिट, और जीरो रेटेड पे गया है 1000 का, तो टोटल 3000 रुपए का जो क्रेडिट है, इसको हम डायरेक्ट ले सकते, इसे हम कहेंगे T4। तो T4 तो डायरेक्ट ले सकते, पूरा का पूरा ले सकते, क्योंकि वो टैक्सेबल सप्लाईज पे जा चुका है। अब देखो, अब ये T4 जाने के बाद जितना अमाउंट बचा, जो भी अमाउंट बच गया आपका, वो जाएगा कॉमन सप्लाईज पे। कॉमन सप्लाईज मतलब क्या? देखो कि ये जो, अब मान के चलो ये जो कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड के लिए गया था, फिर नॉन बिजनेस पर्पज के लिए गया था, फिर यहां से कुछ सप्लाई कंप्लीट टैक्सेबल पे भी गया था, प्लस जीरो रेटेड। अब जो बचा, ये सब यूज करने के बाद जो बचा, वो ऐसा इनपुट था जो आपके एग्जेम्प्टेड पे भी गया और टैक्सेबल पे भी गया। इनपुट ऐसा था जो एग्जेम्प्टेड पे भी गया और टैक्सेबल पे भी गया। मैं इसे बोलूंगा कॉमन क्रेडिट। तो इन दोनों के ऊपर जो इनपुट यूज हुआ, एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल, ये हो गया कॉमन क्रेडिट। लेकिन इस देखो, ऊपर वाला जो था बेटा वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट था, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। कंफ्यूज मत हो जाना, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट मतलब वो इनपुट जो लाया वो सिर्फ एग्जेम्प्टेड के लिए गया है, उतना प्रोपोर्शन सिर्फ एग्जेम्प्टेड के लिए वो अपन निकाल पा रहे थे। कि मान के चलो फलान 10,000 क्वांटिटी है, तो 10,000 में से 2,000 क्वांटिटी सिर्फ एग्जेम्प्टेड पे गई, 2,000 क्वांटिटी सिर्फ नॉन बिजनेस पे गई, 5,000 क्वांटिटी सिर्फ टैक्सेबल और जीरो रेटेड पे गई। तो बची हुई जो 3,000 क्वांटिटी थी वो टैक्सेबल पे भी गई हुई और एग्जेम्प्टेड पे, जिसको हम निकाल नहीं पा रहे, बाइफरगेट नहीं कर पा रहे। ऊपर हमने बाइफरगेट कर पाए,
नीचे हम बाइफरगेट नहीं कर पा रहे, तो उस क्रेडिट को फिर हम बोलेंगे बेटा कॉमन क्रेडिट। और वो जो कॉमन क्रेडिट रहेगा वो कैसे निकालेंगे, देखो कॉमन क्रेडिट। तो कॉमन क्रेडिट कैसे आएगा, देखो अब जो क्रेडिट आपका यहां पे जा चुका है C1 में, राइट, तो मैं पहले तो कॉमन क्रेडिट को C2 बोलूंगा। C2 इज इक्वल टू जो टोटल आपका क्रेडिट अवेल्ड हुआ था C1, जो क्रेडिट अवेल्ड हुआ था, क्योंकि जो कंप्लीट एग्जम्प्टेड पे गया था उसको तो भूल जाओ, लेकिन जो अवेल हुआ था माइनस जो टैक्सेबल पे गया T4, ये मिल गया आपको कॉमन क्रेडिट, राइट। तो कॉमन क्रेडिट कितना आएगा, देखो C2 इज इक्वल टू C1 6500 माइनस 3000, ये आया आपका 3500। यहां तक समझ में आया आपको। देखो कुछ इनपुट ऐसे जो हमें पक्का पता है वो एग्जेम्प्टेड पे गए, कुछ इनपुट ऐसे है जो हमें पक्का पता है वो नॉन बिजनेस के लिए गए, और कुछ जो एलिजिबल ही क्रेडिट नहीं। ये जो चीजें पक्की पक्की पता है उसका तो क्रेडिट ले ही नहीं सकते बॉस, फिर बचा हुआ जो है उसका क्रेडिट ले सकते। अब वो जो क्रेडिट है उसमें भी कुछ इनपुट सिर्फ टैक्सेबल पे गया तो उसका तो 100% मिलना है, तो बचेगा क्या, कॉमन बचेगा। और वो कॉमन जो बचा, अब वो कॉमन में भी जो एग्जेम्प्टेड पे है, कॉमन क्रेडिट में भी जो एग्जेम्प्टेड में वो नहीं मिलेगा, लेकिन जो टैक्सेबल का प्रपोर्शन है वो तो जरूर मिलेगा, राइट। तो अब उसमें से भी अलग करना पड़ेगा एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल का है ना, सिंपल है, कठिन नहीं, बहुत सिंपल है। देखो तो देखो अब इसमें से अपन निकालते proportionate credit on exempt supplies, जिसको मैं बोलूंगा बेटा D1, और इधर निकालूंगा मैं proportionate क्रेडिट फॉर नॉन बिजनेस यूज। लेकिन ये किसमें का है, कॉमन में का। ऊपर से कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर एक्सक्लूसिवली वो गया था, वो मिल गया था हमको, अलग ही मिल गया था, ये मिला नहीं था, इसलिए कॉमन से इसको अलग कर रहे, इसको बोलेंगे D2। तो अब D1 देखो कैसे निकालेंगे, D1 कैसे निकालेंगे, तो D1 निकलेगा बेटा आपका टोटल कॉमन क्रेडिट दैट इज C2, D1 इज इक्वल टू C2 इंटू एग्जिम्ड सप्लाईज का टर्नओवर, एग्जिम्ड सप्लाईज डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। इसको स्टिक मार्क करके लिख दो नीचे, नोट exclude non-GST supply like alcohol, petrol, diesel, etc. तो अब क्या करेंगे आप कि कॉमन में से जो एग्जिम्प्टेड पे गया, अब ये जो कॉमन का निकाला था अपन ने, ये कॉमन में से जो एग्जिम्प्टेड का गया उसको निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो जितना आपका कॉमन क्रेडिट है उसको टर्नओवर के रेशियो में बांटेंगे। तो टर्नओवर के रेशियो में किसका टर्नओवर के रेशियो में बांटना पड़ेगा आपको, एग्जिम्प्ट सप्लाईज का। तो कॉमन क्रेडिट डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, ये टोटल के लिए कॉमन इंटू एग्जिम्प्टेड के लिए कितना, कोई फॉर्मूला है वहां पे, उसके लिए कितना, राइट। तो ये कॉमन टोटल के लिए इतना हुआ यूज, टोटल मतलब यहां पे टैक्सेबल और एग्जिम्प्ट इसके लिए हुआ, तो फिर कंप्लीट एग्जिम्प्टेड के लिए कितना वो निकाला हमने, ओके। और प्रोपोर्शनेट नॉन बिजनेस यूज, अब इसको बहुत ही सिंपल कर दिया, तो इसको क्या कर दिया उन्होंने, C2 इंटू 5%। तो नॉन बिजनेस का हमने माना कि 5% नॉन बिजनेस के लिए यूज हुआ होगा,
तो नॉन बिजनेस का सीधा 5% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉमन जो आपका क्रेडिट था उसमें से 5% कहां चले गया होगा बेटा, 5% चले गया होगा नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, ऐसा हमने मान लिया, राइट। सिंपल ऐसे ही इसके लिए भी कर देते थे, लेकिन नहीं, वो उल्टा सीधा करना था, इसलिए उसको ऐसा किया, ओके। और अब ये जो आएगा, ये दोनों, क्योंकि D1 का भी क्रेडिट हमको नहीं मिल सकता, वो एग्जाम पे गया, और D2 किस पे गया है बेटा, नॉन बिजनेस पे, कॉमन में का, कॉमन में। तो D1 प्लस D2 ये दोनों को अब क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, दैट इज एड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब इसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसा है, आया समझ में आपको। तो सिंपल एकदम, पहले जितना क्रेडिट था, देखो एक बार फिर से समझा देता हूं क्योंकि अभी अपने को पूरी थ्योरी देखना है, ओके। एक दो चीजें और ऐड कर देता हूं, अभी बता देता हूं आपको। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि आपका जो टोटल इनपुट लाया आपने, वो इनपुट पे 10,000 रुपए का क्रेडिट लिया हुआ था, राइट। इसको T बोलेंगे, टोटल क्रेडिट। अब इसमें से ऐसा इनपुट बाहर निकालेंगे जो कंप्लीटली एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट पे गया हुआ है और कंप्लीटली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए गया, उसको अलग कर देंगे। तो उसको नॉन बिजनेस वाले को T1 नाम दिया, एग्जम्प्टेड वाले को T2 नाम दिया, और जो नॉन एलिजिबल क्रेडिट है, मोटर कार, वो फूड बिवरेजेस, ये सब जो देखे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ये सब अलग ही कर देंगे क्योंकि उसका क्रेडिट ही नहीं मिलेगा, तो इसको हमने T3 बोल दिया। तो 3,500 का क्रेडिट हम कभी ले ही नहीं सकते, ओके। तो बचा हुआ क्रेडिट हम ले सकते 6,500 का, जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चले गया। अब इसमें भी ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो गया, इसमें कुछ ऐसा इनपुट था जो कंप्लीट टैक्सेबल पे गया, और कुछ ऐसा था जो कॉमन पे गया, जिससे एग्जम्प्ट भी बन रहे थे और टैक्सेबल भी बन रहे थे। तो फिर हमने क्या किया, तो टैक्सेबल और जीरो रेटेड जो वाला जो था उसको अलग निकाला, क्योंकि जीरो रेटेड पे तो बेनिफिट है ही एक्सपोर्ट पे। फिर बचा हुआ कॉमन क्रेडिट मिला, जिसे हमने C2 बोल दिया। तो C2 क्या निकला, जो हमारा C1 था, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ क्रेडिट, माइनस जो टैक्सेबल पे गया। अब ये कॉमन क्रेडिट में हमने जो एग्जम्प्टेड पे गया कॉमन का पोर्शन, उसको बाहर निकाला। तो C2 टोटल क्रेडिट, जो हमारा कॉमन वाला है, कॉमन का टोटल क्रेडिट डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू एग्जम्प्टेड टर्नओवर। तो ये एग्जम्प्टेड वाला निकल गया, और प्रोपोर्शनेट जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए गया उसको सीधा सीधा 5% मान लिया, ओके। और फिर ये D1 और D2 जो निकला, इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कर देंगे, सिंपल। अब ये जो एग्जम्प्टेड का निकाला हमने D1, ये जो D1 निकाला बेटा, ये आपको हर मंथ में रिवर्स करना है, हर मंथ में निकालना है कि आपका कॉमन क्रेडिट उस मंथ का कितना कॉमन क्रेडिट जमा हो गया। हर मंथ का आपको कॉमन क्रेडिट निकालना पड़ेगा, ओके, हर मंथ का। और वो कॉमन क्रेडिट निकाल के हर मंथ आपको ये D1 पे करना पड़ेगा, और वैसे D2 भी पे करना पड़ेगा, कॉमन क्रेडिट निकाल। और फिर क्या बोला उन्होंने कि ये मंथली तो पे करो या, जैसा आपका मई महीने का है, तो मई महीने का आप क्या करो कि मई महीने का कॉमन क्रेडिट देखो कितना है, ओके। और वो मई महीने का कॉमन क्रेडिट जो रहेगा उसको मल्टीप्लाई करो एग्जेम्प्ट सप्लाईज के मई महीने के, और टोटल मई महीने का टर्नओवर से डिवाइड करो। समझ में आपके? तो क्या करेंगे, मई महीने का अगर मान के चलो आपका मई महीने का, तो हम लोग क्या करेंगे, D1 इज इक्वल टू D1 ऑफ मई मंथ, D1 ऑफ मई मंथ क्या करेंगे बताओ, C2 ऑफ मई मंथ इंटू एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ अगेन मई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ मई। और ये टोटल टर्नओवर और एग्जेम्प्ट में नॉन जीएसटी वाले आइटम इंक्लूड नहीं करेंगे, ओके। अब मान के चलो कि अच्छा ये ऐसा हर महीने करना आपको, मई जून जुलाई हर मंथ में ऐसा करते जाना है। वो मंथ का कॉमन क्रेडिट को एग्जेम्प्टेड पे जितना गया होगा उसको अलग निकालते जाना है। और सेम फॉर नॉन बिजनेस, C2 इंटू 5%, C2 ऑफ मई मंथ इंटू 5%, ऐसा हर महीने करते जाना।
लेकिन मान के चलो अब यूं हो गया कि आपका ये एग्जिम्प्ट सप्लाई जो है मई मंथ का, ये आपको पता नहीं है, पता नहीं। तो फिर आप उन्होंने क्या बोला, आप लास्ट मंथ का एग्जिम्प्ट सप्लाई ले लो और लास्ट मंथ का टोटल टर्नओवर। लास्ट मंथ मतलब कौन सा लेंगे फिर, अप्रैल मंथ का। अप्रैल का तो पता ही होगा, तो आप अप्रैल के टर्नओवर से भी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मई का नहीं है तो अप्रैल का। ओके, तो लास्ट मंथ का फिर आपको ये टर्नओवर कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, अब ये आपको हर महीने करते जाना पड़ेगा, ऐसा हर महीने करते जाना पड़ेगा। कब तक, मार्च तक। और फिर मार्च में क्या करना पड़ेगा, ये जो मंथली आपने रिवर्सल किया, ये मंथली रिवर्सल मान के चलो, ये मंथली D1 निकाला, D1 एंड D2, इसको अपन बोलेंगे बेटा रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, मंथली रिवर्सल ऑफ क्रेडिट है ना, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट या मंथली रिवर्सल ऑफ क्रेडिट हो गया आपका, राइट। ये मंथली रिवर्सल ऑफ क्रेडिट हो गया। अब D1 एंड D2 जो मंथली आपने रिवर्स किया, उसका एक XYZ अमाउंट निकल गया, उसको अपन बोलेंगे प्रोविजनल रिवर्सल, प्रोविजनल हो गया। ओके, अब ये मंथली को अपन प्रोविजनल बोलेंगे। अब क्या बोला, अब आप D1 नाउ कैलकुलेट D1 एंड D2 ईयरली। अब आपका मार्च खत्म हो गया, तो आप क्या करो, अब पूरे ईयर का D1 इज इक्वल टू नाउ C2 ऑफ होल ईयर इंटू एग्जिम्प्ट सप्लाई ऑफ होल ईयर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ होल ईयर। ऐसे कर, राइट, टोटल एग्जिम्प्ट सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ होल। और ये आप D1, ये ऐसा ही सेम D2, लेकिन D2 तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि D2 तो क्या है, सिंपल C2 इंटू 5%। तो ऐसा D1 D2 वापस निकालो आप पूरे साल का। ऊपर निकाला आपने मंथली, ऊपर आपने कैसे निकाला बेटा, मंथली। अब आप पूरे ईयर का निकालो, एक साथ पूरे ईयर का निकालो। और अब ये ईयर वाला जो निकलेगा, ये रहेगा आपका फाइनल रिवर्सल। रिवर्सल समझ में आ गया, पे करना, ये फाइनल रिवर्सल। तो ये निकल गया आपका ए मान के चलो, और ये बी। और अब आप चेक करो कि प्रोविजनल अगर कम भरा होगा, मान के चलो प्रोविजनल की रिवर्सल हमने हर महीने के महीने भरते गए पूरे 12 महीने, और ये 12 महीने का आ गया 100 रुपए एग्जाम्पल प्रोविजनल, और फाइनल आया आपका 120 रुपए। इसमें फर्क पड़ सकता है, आपका D1 में फर्क पड़ सकता है, टर्नओवर में फर्क पड़ गया, और आपका फाइनल रिवर्सल ज्यादा आ गया, तो फिर आपको और ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 20 रुपए पे करना पड़ेगा। समझ रहे आप, प्रोविजनल का कम पे किया आपने, फाइनल में ज्यादा, ईयर के बाद D1 D2 कैलकुलेट करने के बाद ऐसा पता चला कि अमाउंट कम पे किया प्रोविजनल में, तो फिर आपको और पे करना पड़ेगा, है ना। और अगर आपने प्रोविजनल में ही ज्यादा पे कर दिया, मान के चलो प्रोविजनल 120 आया और ये 100 रुपए आ गया, तो प्रोविजनल में आपने ज्यादा पे कर दिया, तो फिर आप वो 20 रुपए का क्रेडिट बाद में रीअवेल कर सकते हो, वापस ले सकते हो बाद में उसको। समझ में आ गया आपको। तो ये ईयरली जो कैलकुलेशन है आपका, ये ईयरली, ये फाइनेंशियल ईयर 17-18 मान के चलो, ये ईयरली कैलकुलेशन करना पड़ेगा अप्रैल 17 से मार्च 18। और ये प्रोविजनल और फाइनल का हर महीने प्रोविजनल अपन निकालते गए, प्रोविजनल हर महीने निकालते गए, और फाइनल फिर आपको यहां निकालना है फाइनल। और फाइनल मार्च खत्म होने के बाद निकाला आपने, फाइनल रिवर्सल निकाला, और इसको एडजस्ट करना है फिर प्रोविजनल के साथ। और ये जो एडजस्टमेंट मैंने बोला कम ज्यादा पे किया, ये करना है आपको सितंबर मंथ तक, सितंबर 18 तक। ओके, तो सितंबर 18 के बाद करेंगे तो फिर इंटरेस्ट लगेगा, तो इसलिए आपको सितंबर तक इसको फाइनल रिवर्सल कर लेना, फाइनल रिवर्सल और प्रोविजनल का एडजस्टमेंट कर। ओके, तो अब ये पूरी चीजें जो मैंने आपको बताई,
वो पूरी चीजें वहां पे लिखी हुई है, राइट। तो अब एक काम करो, एक एक करके पॉइंट को पढ़ते जाओ, ठीक है। चलो देखो, ओके, चलो देखो, पढ़ते अपन एक एक करके, राइट। देखो, द इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of inputs or input service which attract the provision of subsection 1 and 2 of section 17 being partly used for the purpose of business and partly for other purpose or partly for taxable or including zero taxable में zero rated भी आते है ना, and partly for exempt supplies shall be attributable for the purpose of common business or affecting the taxable supplies in following manner। तो अब इसको कैसे, कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, वो यहां पे पूरा रूल में दिया हुआ। तो देखो, द टोटल इनपुट टैक्स मतलब जो 10,000 था, इन्वॉल्व इन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज इन द पीरियड बी डिनोटेड एज टी। देखो, इनपुट है और इनपुट सर्विसेज है, यहां पे कैपिटल गुड्स नहीं, वो आगे, ओके। फिर द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स आउट ऑफ टी जो टोटल में से था, attributable to input and input services intended to be used exclusively for the purpose of other than business। तो other than business को अपन क्या बोलेंगे, T1। जैसा देखो हमने यहां लिखा है T1। T1 क्या है, नॉन बिजनेस पर्पस, तो ये आ गया आपका नॉन बिजनेस पर्पस वाला। फिर जो एग्जिम्प्ट सप्लाईज पे गया, टी में से जो एग्जिम्प्ट सप्लाईज, उसे अपन क्या बोलेंगे, T2। ये गया एग्जिम्प्ट सप्लाईज, एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट। और फिर ये हो गया आपका T2, और द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स आउट ऑफ टी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस ऑन विच क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, जिसपे क्रेडिट ही नहीं, इज नॉट अवेलेबल अंडर सबसेक्शन 5 अंडर सेक्शन 17 बी डिनोटेड एज T3। तो उसको अपन क्या बोलेंगे फिर, T3, ओके। फिर ये तीनों को अलग निकल गया। अब जो बचा टी में से इसको माइनस करने के बाद वो बचा कॉमन क्रेडिट, ओके। जो कहा कॉमन नहीं, सॉरी, वो कौन सा बचा बेटा, वो दैट क्रेडिट कैन बी अवेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चले जाए। द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन बी डिनोटेड एज C1 है ना, C1, एंड कैलकुलेटेड एज C1 इज इक्वल टू T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ओके। तो अब उसको मैं C1 बोलूंगा। अब देखो, अब इसमें से ये C1 जैसा आपने देखा यहां पे C1 बच गया 6,500। अब ये 6,500 इसमें से जो टैक्सेबल और जीरो रेटेड पे गया, तो देखो, द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अट्रीब्यूटेबल टू इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर इफेक्टिंग द सप्लाईज अदर देन एग्जेम्प्टेड और जीरो रेटेड सप्लाई बी डिनोटेड एज T4। मतलब भी कौन सा सप्लाई, टैक्सेबल, अदर देन लिखा है वहां पे, टैक्सेबल प्लस जीरो रेटेड, तो ये इसको बोलेंगे T4। देखो T4 इसको डिनोट किया, एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड, उल्टा लैंग्वेज में लिखते हो, ओके। फिर T1, T2, T3 and T4 shall be determined and declared by the registered person at an invoice level in the form GSTR-2। और बोल रहा है वो GSTR-2 में आपको इन्फॉर्म करना है डिपार्टमेंट को, T1 का अमाउंट जो नॉन बिजनेस का है, T2 एग्जेम्प्टेड का, T3 नॉन मतलब जो आइटम ऐसे जिनके ऊपर क्रेडिट नहीं ले सकते, एंड T4 जो टैक्सेबल पे गया, वो पूरा आप GSTR-2 में बताओ। फिर अब कॉमन क्रेडिट बचा, पूरा टैक्सेबल का भी चले गया, पूरे एग्जेम्प्टेड का, नॉन बिजनेस का, और जो हम लोग क्रेडिट नहीं ले सकते वो सब छोड़ के अब बचा हुआ जो है उसे अपन बोलेंगे C2। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेफ्ट आफ्टर एट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट टैक्स अंडर क्लॉज शैल बी कॉल्ड एज कॉमन क्रेडिट एंड शैल बी डिनोटेड एज C2। तो ये डिनोट किया हमने C2, कॉमन क्रेडिट C1 माइनस T4, C1 माइनस T4, ऑलरेडी बता दिया आपको, C1 माइनस T4, ओके। फिर देखो क्या हुआ, C1 माइनस T4 होने के बाद क्या होता है, देखो, द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स द एग्जेम्प्ट सप्लाईज।
अब एग्जिम्ड सप्लाईज का जो था वो एग्जिम्ड सप्लाईज को हम डिनोट करेंगे D1, जो सिर्फ एग्जिम्ड सप्लाईज पे गया। तो वो एग्जिम्ड सप्लाईज पे जो गया उसको अपन ने क्या किया, देखो एग्जिम्ड सप्लाईज पे कि जितना आपका कॉमन क्रेडिट था, मतलब C2 इनटू क्या किया था, एग्जिम्प्टेड सप्लाई, E फॉर एग्जिम्प्टेड सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, है ना, टोटल टर्नओवर। तो वहां पे दिया है, देखो E एग्जिम्प्टेड यानी फुल, F फुल टर्नओवर बोल सकते, इनटू C2, तो ये निकल गया। E aggregate value of exempt supplies, supply during the tax period, and F is total turnover of a state of a registered person, right? Provided that where the registered person does not have any turnover during the said tax period, मैंने बताया था कि अगर मई महीने में आपका टैक्सेबल टर्नओवर नहीं मिल रहा है या एग्जेम्प्टेड टर्नओवर नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस मंथ का देखना पड़ेगा। तो देखो, और aforesaid information is not available, the value of E divided by F shall be calculated by taking the values of E and F of the last tax period। last tax period मतलब last month, जैसे मई नहीं है, मई का नहीं है तो अप्रैल, है ना, अप्रैल का नहीं होगा तो मार्च, ऐसे, for which the details of such a turnover are available previous to the month, देखो लिखा है previous to the month during which the said value of E divided by F is to be calculated। okay, फिर देखो, the amount of credit attributable to non business purpose, मतलब कॉमन क्रेडिट में से जो D2 निकाला था हमने ना, कॉमन क्रेडिट में से नॉन बिजनेस वाला जो है उसको अपन बोलेंगे D2, एंड D2 कितना रहेगा, इज इक्वल टू 5% ऑफ C2, कॉमन क्रेडिट का 5%। वो डायग्राम आप निकाल लो पहले पेपर पे और फिर उसको इसके साथ पढ़ो, फटाफट समझ में आता है यूं एकदम। ओके, इसलिए मैंने आपको वो समझा के दिया पहले ही पूरा, क्योंकि मुझे मालूम था थियोरी अगर मैं पढ़ूंगा तो आप बहुत परेशान हो जाओ, इसलिए मैंने पहले ही पूरा डायग्राम निकाल के फिर आपको थियोरी पे लेके आया। ओके, ग्रेट। द रिमाइंडर कॉमन क्रेडिट शॉल बी एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, कॉमन में से जो टैक्सेबल का है वो, एंड एट्रीब्यूटेबल फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस affecting the supplies other than exempted but including zero rated supplies and shall be denoted as C3। अब हो रहा है उसको C3 बोलेंगे, वो मैंने नहीं लिखा वहां पे, तो C3 क्या है, अब C3 जो कॉमन क्रेडिट था आपका C2 कॉमन क्रेडिट था। अब इसमें से आपने D1 और D2 ये दोनों माइनस कर दी, तो बचा क्या आप, C3, वेरी सिंपल। तो C3 इज अ कॉमन क्रेडिट, या अपन लिख सकते इज अ पार्ट ऑफ कॉमन क्रेडिट जो सिर्फ टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड पे गया। T4 था जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल और जीरो रेटेड पे गया था, वो T4 था। ये कौन सा है, कॉमन में का पार्ट है, कॉमन में का पार्ट। ओके, तो C3 इज इक्वल टू C2 माइनस D1 प्लस D2। अब ये D1 D2 आपको पे करना पड़ेगा, है ना। द अमाउंट ऑफ C3 शॉल बी कंप्यूटेड सेपरेटली फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड ये चारों के लिए IGST, CGST, SGST और UTGST, इन चारों का अलग अलग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, और जो D1 और D2 था उसको पे करना पड़ेगा, बीइंग इट इज योर, एज इफ इट इज योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। द अमाउंट इक्वल टू एग्रीगेट D1 प्लस D2 शॉल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। ओके, प्रोवाइडेड दैट वेयर द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स रिलेटिंग टू इनपुट or input services used partly for the purpose other than business and partly affecting the exempted supplies has been identified and segregated at the invoice level by a registered person, the same shall be included in T1, T2 respectively, and remaining amount of credit on such a input shall be included in T4। सिंपल है ना, तो वो T4 माना जाए। तो ऐसा है, वेरी सिंपल, तो कुछ कठिन नहीं, आपको अलग अलग उसको बाइफरगेट बस करते जाना। अब जो सितंबर मंथ का बताया था मैंने 42.2, ये प्रोविजनल और फाइनल का जो बताया था,
उसको भी देख लेते। देखो, द इनपुट टैक्स क्रेडिट डिटरमिन्ड इन सब रूल 1, जो अपन ने ऊपर अभी कैलकुलेट किया, शॉल बी कैलकुलेटेड फाइनली फॉर द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के लिए एक साथ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर, तो सितंबर का मंथली रिटर्न मतलब 20 अक्टूबर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, 20 अक्टूबर के पहले पहले ये सब निपटाना पड़ेगा। फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच अ क्रेडिट रिलेट्स इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सब रूल। ओके, where the aggregate of amounts calculated finally in respect of D1 and D2, finally है ना, फाइनली जो कैलकुलेट किया हमने मतलब फाइनल रिवर्सल, exceeds the aggregate amount determined under sub rule 1, मतलब फाइनल इज मोर, फाइनल ज्यादा है और प्रोविजनल कम है। मतलब आपने मंथली जो रिवर्सल किया या मंथली जो पे किया D1 D2 वो कम है, फाइनल में वो ज्यादा आ गया, तो फिर आपको और पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो देखो, D1 and D2 such a excess shall be added to output tax liability, वो एक्सेस आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड होगा, ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इन द मंथ नॉट लेटर देन द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच सच अ क्रेडिट रिलेट्स। ये कब तक करना पड़ेगा आपको? सितंबर मंथ तक। एंड द सेड पर्सन लायबल टू पे द इंटरेस्ट ऑन द सेड एक्सेस अमाउंट एट द रेट स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 of section 50 for the period starting from the first day of April of the succeeding month of financial year till the date of payment। तो अगर आप सितंबर तक ये सेटलमेंट नहीं करते हो, देखो, liable to pay the interest and said person shall be liable to pay the interest on excess amount, जो excess amount है, जो 20 रुपए निकाला था हमने, at the rate specified in subsection 1 of section 50, वहां पे इंटरेस्ट का रेट दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ पेमेंट। तो देखो, सितंबर के लिए तक अब राह नहीं देखेंगे। अब सितंबर तक अगर आपने उसका सेटलमेंट नहीं किया तो फिर इंटरेस्ट चालू होगा अप्रैल से ही, नालायक लोग। तो सितंबर तक पहले समय दे दिया, अब सितंबर तक आप नहीं कर रहे हो तो इंटरेस्ट चालू करेंगे फिर अप्रैल से। ओके, टिल द डेट ऑफ पेमेंट वेयर द एग्रीगेट अमाउंट्स डिटरमिन्ड इन सब रूल 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ D1 D2 exceeds the amount calculated finally। अब जो फाइनल अमाउंट कम आ गया और जो प्रोविजनली पे किया, पहले मंथली पे किया, वो ज्यादा आ गया। तो देखो अब क्या, सच ए एक्सेस अमाउंट कैन बी क्लेम्ड एज क्रेडिट बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन हिज रिटर्न फॉर अ मंथ नॉट लेटर देन द मंथ ऑफ सितंबर। तो सितंबर तक वो सितंबर मंथ तक वो जो एक्सेस अमाउंट आपने पे किया, एक्सेस अमाउंट जो पे किया, वो सितंबर मंथ के रिटर्न तक आप क्लेम कर लो। ओके, द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच अ क्रेडिट रिलेट्स। तो आपको उसको फिर सितंबर मंथ तक उसको क्या कर लेना है बेटा, आपको वो क्रेडिट को क्लेम कर लेना है सितंबर मंथ तक। तो अगर आपका फाइनल रिवर्सल जो है वो ज्यादा आ गया, प्रोविजनल कम है आपका, तो पे करना पड़ेगा आपको सितंबर मंथ तक। अगर पे नहीं करोगे नेक्स्ट ईयर के सितंबर मंथ तक, अगर आप पे नहीं करोगे तो विथ इंटरेस्ट आपको फिर पे करना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट अप्रैल से शुरू होगा, जिसका रेट आपको सेक्शन 50 में दिया है। और अगर ये अमाउंट फाइनल का कम आ गया और प्रोविजनल में ज्यादा पे कर दिया तो आप उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, है ना। और वो क्रेडिट भी आपको सितंबर मंथ तक फिर क्लेम करना पड़ेगा। ओके, 2-3 बार इसको पढ़ लो, डायग्राम साथ में रखो, पहले डायग्राम निकाल लो एक पेज पे, वो साथ में रखो और फिर उसके ऊपर पढ़ो, तो आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल, कोई कठिन नहीं, कोई चीज कठिन नहीं होती। वो हमारे दिमाग के ऊपर जितना हम उसको हैमर करेंगे कि ये चीज डिफिकल्ट लग रही, वो और डिफिकल्ट बन जाती। तो आप उसको डिफिकल्ट मत समझो। मैंने बोला था आपको, ABCD भी आप पहली बार जब पढ़े थे तो वो भी आपको डिफिकल्ट लगने लगी थी, है ना। तो ये तो ITC है, थोड़ा बहुत आप पेशेंस से पढ़ो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो गाइस, कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो जल्दी से आपके समझ में आ जाएगा। ओके, 2-3 एग्जाम्पल है, कुछ मैं करके देता हूं और एक आध एग्जाम्पल आप खुद करो तो आपको आइडिया और क्लियर हो जाएगी। ओके, तो देख, अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट ऑन इनपुट यूज्ड इन मेकिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जिम्ड सप्लाई। तो कोई इनपुट ऐसा है जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज हो रहा है और जो एग्जिम्ड सप्लाईज के लिए, तो फिर उसका अपॉर्शनमेंट कैसा करेंगे? सिंपल एकदम, राइट।
तो हम क्या करते कि उसका क्रेडिट कितना है टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाई इनटू एग्जेम्प्टेड सप्लाई, राइट। टोटल क्रेडिट डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाई इनटू एग्जेम्प्टेड सप्लाई, उतना रिवर्स करना पड़ेगा और बचा हुआ अपन ले सकते हैं। तो देखो करके देखते। अ गारमेंट फैक्ट्री रिसीव्स अ गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर मेकिंग द यूनिफॉर्म्स फॉर डिफेंस पर्सनल। गुड। दिस सप्लाई इज एग्जिम्ड फ्रॉम द टैक्स अंडर स्पेसिफिक नोटिफिकेशन। तो आप कोई डिफेंस पर्सनल के लिए यूनिफॉर्म बना रहे हो और वो जो भी यूनिफॉर्म बनाओगे उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं, ऐसा स्पेसिफिक नोटिफिकेशन आया हुआ है। ग्रेट। द फैब्रिक इज सेपरेटली procured for the supply, but thread, buttons and lining material for the collars are ones which are used for other taxable product of the factory. तो ये जो तीन मटेरियल है, थ्रेड, बटन और लाइनिंग मटेरियल, ये एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए जाहिर है। इसके अलावा और भी कोई टैक्सेबल सप्लाईज है जो बाकी लोगों को आप सप्लाई करते, बाकी लोगों को, उसके लिए भी यूज हो रहा है। ग्रेट। The turnover of the other garments of the factory and exempted uniform in July is 8 crore and 10 crores. मतलब other garments का 8 है, 8 crore और exempted uniform का 2 crores. Okay. The ITC on thread, button and lining material procured in July is 5,000, 25,000 and 15,000. Calculate the eligible ITC on thread and लाइनिंग मटेरियल, राइट। सिंपल। तो देख, तो टोटल क्रेडिट कितना है आपके पास, 5,000, 25 और 15, मतलब 5,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000, दिस इज टोटल क्रेडिट। टोटल क्रेडिट इज 45,000 रुपीज। ओके, इसमें तो कोई शक नहीं। अब ये 45,000, ये देखो यहां पे दिया भी, ये 45,000 में से कितना क्रेडिट आप ले सकते हो और कितना नहीं ले सकते, सिंपल। तो जो टैक्सेबल मटेरियल पे गया वो क्रेडिट हम ले सकते। तो टोटल टर्नओवर देखो कितना है, टोटल टर्नओवर 8 करोड़ प्लस 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ का टोटल, 8 प्लस 2 10 का टोटल टर्नओवर। तो 45,000 ये 10 के लिए, तो जो एग्जेम्प्टेड है उसका नहीं और जो टैक्सेबल है उसका ले सकते। तो अपन निकालेंगे कितना एग्जेम्प्टेड पे गया हुआ है, तो देखो इनटू एग्जेम्प्टेड कितना है बेटा, 2 करोड़ का, तो यह आ जाएगा 9,000 रुपीज। 9,000 रुपीज का जो क्रेडिट है वो क्रेडिट हम नहीं ले सकते। आउट ऑफ 45, 9 का क्रेडिट हम नहीं ले सकते। तो क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्टेड सप्लाईज 9,000, और जो इनएलिजिबल क्रेडिट कितना है 9,000 विल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो ये 9,000 रुपीज जो हम नहीं ले सकते, दैट इज योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। और क्रेडिट ऑफ 36,000 विल बी एलिजिबल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, बचा हुआ ले सकते। सिंपल, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देन अनदर क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट और सेम थर्ड क्वेश्चन है, तो वो आपके लिए होमवर्क है, ये समझ लो एक बार। देखो, एक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स द टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। देखो ये हिंट रहती है सब क्वेश्चन की, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड, मतलब आपको समझ जाना है कि ये इस रूल का क्वेश्चन होगा, राइट। द टर्नओवर ऑफ एक्स लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 18 इज एज अंडर। एग्जेम्प्टेड सर्विस का 15 लाख, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस का 32, जीरो रेटेड का 8 एंड पर्सनल पर्पज, मतलब पर्सनल यूज के लिए जो सर्विस है उसका 5 लाख। ओके, ग्रेट। तो टोटल टर्नओवर हो गया 60 लाख, है ना, ये भी ध्यान में रखो, टोटल 60। तो हमें T1, T2, T3 देखना है अभी क्या है। द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर आर एज अंडर। टोटल इनपुट टैक्स इतना है, टोटल है ये, ओके। ये टोटल में से देखो किस किस को कितना कितना जा रहा है। इनपुट टैक्स ऑन इनपुट सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड सर्विस, वी कैन कॉल इट एज T1, ये है 18,000, 18,000, 7,200, ओके। देन जीरो रेटेड, मतलब ये टैक्सेबल के लिए है ना, टैक्सेबल और जीरो रेटेड को हम सेम मानते, मतलब इसका क्रेडिट हमें मिलने वाला है, राइट, इसका क्रेडिट मिलने वाला। फिर इनपुट टैक्स ऑन विच इनपुट विच आर नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 17.5 जो एलिजिबल नहीं करता, तो इसको हम T2 बोलेंगे। और इनपुट टैक्स ऑन इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली फॉर सप्लाइंग द पर्सनल यूज, ये हो गया T3। तो ये तीन का क्रेडिट तो हमको मिलेगा नहीं, T1, T2 और T3, राइट, इन तीन का क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा, सिंपल।
तो देखो व्हाट वुड, ये सेम टेबल, व्हाट वुड बी entitlement of input tax credit of X Limited for the month of October 18 under Rule 42 and also calculate the amount to be added in output tax liability of X Limited. आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करना मतलब क्या बेटा, कि जो आपको रिवर्स करना है वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा, राइट। तो पहले तो एक काम करते हैं, जो टोटल क्रेडिट है, देखो इतना टोटल क्रेडिट है, उसमें से जो एलिजिबल क्रेडिट नहीं है उसको बाहर निकाल लेते, राइट। तो हमने T1, T2, T3 ये मार्क कर लिया। So this is T1, tax on service exclusively for the supply of personal use. Then services exclusively for exempted supply of services and 1751. तो इसको अलग कर दिया, तो अब इतना बचा, ओके। अब इसमें दो चीजें बेटा, ये जो क्रेडिट बचा इसमें दो चीजें, एक तो है कॉमन वाला और एक ऐसा है जो प्योर टैक्सेबल के लिए यूज हुआ है। तो प्योर टैक्सेबल का मतलब ये इसमें से कुछ क्रेडिट ऐसा होगा जो हमने प्योर टैक्सेबल सर्विस देने के लिए यूज किया, तो उसका तो डेफिनेटली हमें क्रेडिट पूरा का पूरा मिल जाएगा, जिसको हम T4 बोलते हैं, राइट। जीरो रेटेड है टैक्सेबल, तो वो कितना है देखो T4 जीरो रेटेड कितना है, ये जीरो रेटेड वाला कहां गया भाई, ये वाला 54,000, 54,000, 3,600। तो इसका क्रेडिट तो हमें मिलना ही चाहिए, तो देखो इसको अलग कर दिया पहले, 54, 3,600। अब जो ये बचा 7,200, 7,200 एंड 31,500, दिस इज कॉमन क्रेडिट जो एग्जेम्प्टेड पे भी गया और जो टैक्सेबल पे भी। आपके समझ में आया? पहले टोटल में से हमने क्या हटाया बेटा, जो ले ही नहीं सकते क्रेडिट, इनएलिजिबल है, मतलब जिसका क्रेडिट हमें मिल ही नहीं सकता, उसको अलग निकाला। मतलब ये हमारे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा सब, बराबर, ये पूरा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा और इसका क्रेडिट हम ले सकते। तो बचा हुआ हमारे पास बचा कॉमन क्रेडिट जो एग्जेम्प्टेड के लिए भी है और जो टैक्सेबल के लिए, ओके। तो अब इसको डिवाइड करना, वेरी सिंपल। कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये क्रेडिट इनटू क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय पहले करेंगे टोटल टर्नओवर। तो टोटल देखो कितना है, जैसा 7,200 डिवाइडेड बाय 60 लाख, क्योंकि टोटल टर्नओवर देखो कितना है 60 लाख, 60 लाख डिवाइडेड बाय, करो कैलकुलेटर पे, 60 लाख इनटू। अब देखो इसमें से एग्जेम्प्टेड पे कितना गया हुआ है बेटा, एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस देखो 15 लाख इंटू 15, मतलब इतना जो क्रेडिट है वो एग्जेम्प्टेड के लिए गया, वो हमें रिवर्स करना पड़ेगा, ओके। वो क्रेडिट हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। तो देखो कैलकुलेशन दिया वर्किंग नोट में आपको, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख, है ना, और ये 60, 75, 60, ओके। तो देखो ये निकल गया आपका क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जेम्प्टेड सप्लाई, उसको अपन D1 बोलते हैं, याद है आपको D1। तो क्या करते हैं अपन, C2 मतलब हमारा क्रेडिट जो कॉमन क्रेडिट है 7,200 डिवाइडेड बाय F मतलब टोटल टर्नओवर, तो ये आएगा 60 लाख इंटू 15 लाख पहले केस में, ये गुड्स के लिए CGST, राइट, 60। तो ये आ गया 1,800, फिर ये 1,000 और फिर ये 7,885, ओके। सबके C2 अलग अलग है। SGST का C2 कितना है देखो 7,200, ओके। चलो देन नेक्स्ट, क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल फॉर द सप्लाईज मेड फॉर नॉन बिजनेस पर्पज। यस, तो नॉन बिजनेस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं बेटा, उसको अपन D2 बोलते हो, और D2 इज इक्वल टू C2 का 5%। C2 कॉमन क्रेडिट, C2 कॉमन क्रेडिट, उसका 5% हमने पढ़ा है बेटा, ये सब देखो आप वहां पे, तो उसका 5% करो C2 का, इतना आता है, दिस इज C2 का 5%, कॉमन क्रेडिट का 5%। तो टोटल इनएडमिसिबल क्रेडिट हो गया इतना 2160, 2160 एंड दिस वन इज 9450। दिस इज टोटल इनएडमिसिबल क्रेडिट। यार कुछ तो भी गड़बड़ हुई यार, 1800 ही होना चाहिए और यहां 360। आपके बुक्स में सही होगा, देख लो आप एक बार, राइट। तो फिर अब देखो टोटल इनएडमिसिबल कॉमन क्रेडिट D1 प्लस D2, यह आ गया आपका जो हम यहां से उठाए D1 प्लस D2, राइट। ये D1 और ये D2, ये इनएडमिसिबल क्रेडिट से जो नहीं मिलेंगे। तो फिर एडमिसिबल कितना बचा,
इसमें से ये गया तो ये बचा एडमिसिबल क्रेडिट। इतना क्रेडिट हम लोग कॉमन में से ले सकते हैं ना, ये कॉमन में का हो गया, और ये एक्चुअल में ले सकते हैं अपन T4 एक्चुअल और ये कॉमन, राइट। तो टोटल हम कितना क्रेडिट ले सकते हो दिया है, टोटल एलिजिबल क्रेडिट T4 प्लस C3, ये एलिजिबल क्रेडिट, और एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। ओके, कितना सिंपल रहता है देखो। थोड़ा सा आप लोगों को खुद को सोचना पड़ेगा, है ना। सब मैंने पढ़ा दिया, पूरे फॉर्मूले पढ़ा दिए, सब बता दिए, बस अब आपको रिवाइज करना है और एग्जाम्पल्स करना है। ये हर रूल के पीछे मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, आपने रूल पढ़ा, एग्जाम्पल से कनेक्ट हो जाओ। अब एग्जाम में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से रूल पे पूछा गया। अब इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। ओके।